जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप सभी का जो है भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ आप सभी लोग। आज अपन जो है क्या करते हैं भाई, एनडीए फर्स्ट जो है 2025 के जीएटी में जो है जीएस जीके का पोर्शन हम लोग देखेंगे। मैं राणा सर और अभिलाषा क्लासेस के चैनल पर आप सभी को जो है हार्दिक स्वागत है भाई। आ जाओ बहुत जल्दी। हम बेसिकली पेपर कराने का मतलब ये नहीं है कि जो है सिलेबस हम सब सारा करा चुके हैं। पेपर कराने का मतलब ये स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जब आप पेपर कर रहे हैं, तो किस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करना है भाई, है ना। कितना टाइम लगना चाहिए, वो सारी चीजें समझनी है बेसिकली, है ना। तो आज हम 2025 का फर्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे और आप लोग समझोगे पेपर करना कैसे होता है भाई। चलो भाई, है ना, आ जाओ। चलो भाई, तो आपका क्वेश्चन तैयार है भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने है भाई। क्या है क्वेश्चन, समझो भाई। Which of the following main industries were developed in the second industrial revolution that took place after about 1850? तो हमें पता है भाई, सेकंड जो आपका रेवोल्यूशन हुआ था, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देखो क्योंकि हर बार बेटा जो है, आप ये बात समझो बहुत अच्छे से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्वेश्चन आता है ना भाई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर हर बार बात होती है भाई, है ना। तो सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेटा आपका करीब जो है 1817 से जो है 1914 के आसपास तक चला। इस दौरान जो है अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है, इसको हम टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इस समय जो है टेक्नोलॉजी का बहुत विकास किया गया भाई, और मैन्युफैक्चरिंग जो है टेक्नोलॉजी के साथ की गई, है ना। तो हम देखें इस समय जो है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बढ़े, क्योंकि टेक्नोलॉजी किस पर बेस्ड होती है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पर बेस्ड होती है। और साथ साथ केमिकल इंडस्ट्रीज भी डेवलप्ड की गई। तो अगर हम बात करें, इसका सही आंसर होना चाहिए केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल, है ना। कोल्ड एंड आयरन आपका फर्स्ट उसमें ही था, कॉटन स्पाइनिंग आपकी फर्स्ट, वीविंग आपकी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में थी भाई। ये भी आपका फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में था। स्टीम इंजन भी आपके फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में था। बाकी ये तीनों चीजें आपकी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में थी भाई। कहां थी? फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, है ना। स्टीम इंजन, कॉटन एंड कोल एंड आयरन, कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग, ये सब आपकी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में थी। ये आपको पता होना चाहिए। तो आंसर इज अ सी। सी आंसर करेक्ट है भाई आपका। चलें आगे, चलो आ जाओ इधर भाई। एक क्वेश्चन, इसको बार बार जब मैं क्लास लेता हूं तब बताता हूं भाई। हड़प्पन साइट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल्स वाज यूज्ड इन द मेकिंग हड़प्पन सील्स? तो जो हड़प्पन सील्स थी बेटा, वो किसकी बनी हुई थी? आपकी स्टेटाइट की। किसकी? स्टेटाइट की। किसकी? स्टेटाइट की। बेसिकली जिप्सम टाइप मटेरियल होता है आपका, है ना भाई, उसकी आपकी स्टेटाइट की सील्स बनी होती हैं। किसकी सील्स बनी होती हैं? स्टेटाइट्स की। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा सील्स पर किस चीज की आकृति नहीं है भाई, तो हॉर्स की कोई आकृति नहीं मिली है भाई, है ना। घोड़े की कोई आकृति नहीं है। सबसे ज्यादा किस चीज की आकृति मिली है भाई? तो यूनिकॉर्न भाई, है ना। वन टाइप हॉर्स, पशुपति शिवा, पशुपति शिवा की भी मिली है भाई। पशुपति शिवा की, है ना। ये पशुपति शिवा की जो सील है वो बहुत फेमस है भाई। मोहनजोदड़ो से मिली है आपकी भाई, मोहनजोदड़ो से भाई। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि जब हमने क्लासेस ली थी तब उन पर इस पर विस्तृत चर्चा की है ना। चलो आगे चलते हैं भाई। Which one among the following महाजनपदास in ancient India an oligarchy? ओलिगार्ची क्या होता है? अब आप तो सारे, हम भाई एनडीए पेपर दे रहे हैं, इंग्लिश तो हमारी बेटर है होगी ही। तो ओलिगार्ची क्या होता है? ओलिगार्ची का मतलब होता है ग्रुप, है ना।
कुलीन तंत्र जिसको हम बोलते हैं भाई, जिसमें है ना बहुत सारे कुलों का संघ हो, गुरु बहुत सारे जो है अगर हम बात करें डायनेस्टियों का यूनियन हो पूरी डायनेस्टी, बहुत सारी डायनेस्टियों का यूनियन हो, है ना, यूनियन हो भाई, डायनेस्टियों का यूनियन हो। तो ऐसी आपकी कौन थी भाई, अगर हम बात करें तो बज्जी। बज्जी आपका 8 डायनेस्टियों का यूनियन था भाई, 8 डायनेस्टीज का यूनियन था आपका बज्जी, 8 डायनेस्टी थी, है ना, जिसमें से आपकी अगर हम बात करें एक तो बज्जी ही थी, है ना, लिच्छवी थे, विदेह थे भाई, है ना, ये फेमस थे भाई, है ना, लिच्छवी उस समय बहुत बड़े किंग्स में से एक हुआ करते थे। तो आपका जो है कौन आ जाएगा भाई, बज्जी। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं, आ जाओ 54। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बुद्धिज्म और जैनिज्म से है। देखो भाई, अगर अभी हम देखें जैसे ही 2025 का पेपर स्टार्ट किया है, समझना यहां से चीजों को बहुत जरूरी है भाई। एंसेंट इंडिया के हमको 3 से 4 क्वेश्चन मिल गए हैं, किसके, एंसेंट इंडिया के। मतलब अब एंसेंट इंडिया में आपको क्या पढ़ना है ये बात मैं आपको बता दूं, और मैं बार बार वैसे भी कहता हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, आईबीसी आपको पढ़ना है पूरी तरह से, और महाजनपदा पीरियड पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई, महाजनपदा पीरियड पढ़ना है आपको, इसका रिवीजन जरूर करना। ये मार्किंग के लिए बात चल रही है, मार्किंग कैसे बढ़ानी है भाई, एग्जाम कैसे क्रैक करना है। दूसरा अगर हम बात करें तो जैनिज्म और बुद्धिज्म पढ़ना है भाई आपको, तीसरे टॉपिक में आपको जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पर बात करनी है। किस पर, जैनिज्म और बुद्धिज्म। ये 3 टॉपिक छोड़ना नहीं है बेटा, याद रखना किसी भी कंडीशन में इन 3 टॉपिक को आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो ये पढ़ना ही पढ़ना है, यहां से 1 2 3 क्वेश्चन आपको 1 2 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं भाई। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स फाउंड एट सांची स्तूप इज नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट आइडिया। भाई कौन जो है बुद्धिस्ट आइडिया से प्रभावित नहीं है, इसमें से कौन सी चीज। तो देखो इम्पटी सीट्स, है ना भाई, गृह त्याग किया उन्होंने, है ना, राजा थे भाई, अपना इम्पटी सीट छोड़ा भाई, खाली सीट। ट्री भाई, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको भाई जो है, तो ट्री का सिंबल है, ट्री के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना भाई। कहां हो रही है ज्ञान की प्राप्ति आपको, ट्री के नीचे भाई, तो वो भी सिंबल आपका काम करेगा भाई, है ना भाई। कहां हो रही है, ट्री के नीचे भाई। ठीक है, साल भंजिका ये भी आपका रिलेटेड है भाई यहीं से। ठीक है, साल भंजिका भी आपका रिलेटेड है भाई, है ना, अगर हम बात करें तो साल भंजिका भी आपका रिलेटेड है, ट्री भी आपके रिलेटेड है। लेकिन सांची स्तूप से आपका व्हील रिलेशन नहीं है। किसका रिलेशन नहीं है भाई, व्हील का रिलेशन नहीं है आपका सांची स्तूप से। ठीक है भाई, ये आंसर होना चाहिए इसका। आगे चले, चलो भाई। इन ब्रिटिश इंडिया which one among the following act permitted detention without trial for up to 2 years। अगर हम बात करें बेटा तो आप सभी को पता है सर सिडनी रॉलेट कौन थे भाई, सर सिडनी रॉलेट कौन, सर सिडनी रॉलेट 1919 में एक एक्ट लेके आए, इसको जो है अनार्किकल रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अनार्किकल रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सर सिडनी रॉलेट के द्वारा ये एक्ट लाया गया था, और इसमें विदाउट ट्रायल जो है 2 साल के लिए आपको डिटेंशन में रखा जा सकता था भाई, बिना किसी संदेह के आधार पर जो है किसी को भी गिरफ्तार करके 2 साल के अंदर रखा जा सकता था। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था भाई, है ना। ठीक है भाई, आगे चले। भाई भूदान मूवमेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। जब मैं क्वेश्चन कराया था तो भूदान मूवमेंट के बारे में मैंने बहुत बात की थी भाई। तो भूदान मूवमेंट की अगर हम बात करें, इस पर क्वेश्चन बहुत आता है, बार बार आता है। तो भूदान मूवमेंट की बात करें तो इसको शुरू किया था भाई विनोबा भावे ने। किसने, विनोबा भावे ने आपका भाई, किसने शुरू किया इस मूवमेंट को भाई, आपके विनोबा भावे जी ने, है ना। और इन्होंने कहा कि जो है कितनी लैंड्स आपका जो है
टोटल जो कल्टीवेशन लैंड है उसका भाई 1/6, कितना 1/6 लैंड क्या है, दान, इच्छा के अनुसार दान करना चाहिए। 1/6 टोटल कल्टीवेशन, 5 लाख बीघा की बात की गई थी बेटा, उसका द टारगेट वाज टू गेट 1/6 ऑफ कल्टीवेशन लैंड इन इंडिया एज डोनेशन। ये बिल्कुल सही बात है ना, करेक्ट की बात करें तो ये बिल्कुल सही बात है। और मैं बता दूं इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, जैसे कि तेलंगाना की जो है एक गांव था पोचमपल्ली, वहां पर सबसे पहले भूमिदान का मामला देखा गया। पोचमपल्ली में सबसे पहला भूमिदान किया गया। तेलंगाना की एक डिस्ट्रिक्ट है पोचमपल्ली, जहां पर पहला भूदान आंदोलन की देखा गया भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको पढ़ना है भाई, इस तरह से जो क्वेश्चंस बार बार बनते हैं एग्जाम में उस पर कमांड करनी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई, आ जाओ भाई। द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड फॉर, क्या दिया गया 73rd के द्वारा भाई, क्या रखा गया, तो आ जाओ भाई। अब देखो आप मुझे बताओ, हमने जब शेड्यूल्स पढ़े थे भाई बेटा, आप सभी ने शेड्यूल पढ़े होंगे, जो भी क्लास देख रहा है आप सभी को पता है हमारे यहाँ 8 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अभी प्रेजेंट में 12 है, मेन कॉन्स्टिट्यूशन में 8 थे। तो हमने जो है 11वां और 12वां जो शेड्यूल जोड़ा था 11th और 12th, तो आपको पता है ये 73rd से जोड़ा था और ये 74th से जोड़ा था भाई। 73rd में हमने पंचायतों को बात की थी, पंचायत के बारे में अधिकार दिए थे, और 74 में हमने जो है नगर निगम के बारे में बात की थी भाई, नगर पालिका नगर निगम की बात की थी। तो आप बताओ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड होगा भाई, पंचायत से। तो एन एलबोरेट सिस्टम ऑफ एस्टेब्लिशिंग म्युनिसिपल सेल्फ गवर्नमेंट, नहीं तो भाई एन एलबोरेट सिस्टम ऑफ एस्टेब्लिशिंग पंचायत एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही। किसकी बात की गई भाई, सेल्फ गवर्नमेंट की, है ना। पंचायत को जो है सेल्फ गवर्नमेंट के यूनिट के रूप में रखा गया, और ये गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है ना बेटा। किस पर बेस्ड है, तो आपका गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये चीज, ठीक है। कोई दिक्कत है, चलो भाई ये किस पर बेस्ड है, आपका गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है भाई, ठीक है। आ जाओ आगे चलते हैं, चीजें क्लियर होनी चाहिए, आपके दिमाग में कुछ रहना नहीं चाहिए भाई। आ जाओ, तो देखो ये करंट का क्वेश्चन है, आपको रिपीटेशन नहीं होने वाला है। भारत पोल पोर्टल उस समय जो है अगर हम बात करें भाई, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए खोजा गया था, बनाया गया था, लेकिन अभी इसका कोई मतलब है नहीं। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी हमारे एग्जाम से इसका कोई संबंध नहीं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये समझो। तो आपको पता है क्वेश्चन करा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में क्या करेक्ट है भाई। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की मैं बात करूं तो पढ़ते हैं भाई, नीचे से पढ़ते हैं। द मेंबर ऑफ लोकसभा ऑल्सो वोट इन द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। क्या लोकसभा के मेंबर राज्यसभा में वोटिंग करते हैं, नहीं करते भाई, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। द लोकसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ इट्स 5-year टर्म। क्या लोकसभा को 5 साल से पहले भंग नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, 2 दिन में भी खत्म कर सकते हैं भाई। द डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा इज नॉमिनेटेड बाय, नॉमिनेट किया जाता है भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनाव होता है उसके लिए भी भाई, इलेक्शन होता है, कोई नॉमिनेशन नहीं होता। अब 3 तो गलती हो गई, करेक्ट पूछ रहा है तो ये बचा ही भाई। लेकिन हमें तो पता भी है कि मेजोरिटी में जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के, ज्यादातर वो उनका किससे इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। मतलब इसमें एमएलए वोट करते हैं भाई, है ना। कौन करते हैं भाई, एमएलए वोट करते हैं, हम भी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं ना। पूरा एक आपका जो है इलेक्टोरल कोलाज है जो पढ़ाया है मैंने आपको, है ना। ग्रेजुएट बच्चे भी करते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक। चलो तो इसका हो जाएगा ए आपका। Which one among the following does not figure among the 5 principle of पंचशील भाई। पंचशील के 5 प्रिंसिपल की बात कर रहा है भाई। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स होने चाहिए,
पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होनी चाहिए। क्या न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन को लेकर उस समय कोई बात की गई होगी पंचशील में, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को लेकर भाई? तो कोई बात नहीं की गई पंचशील में भाई, ठीक है। पढ़ना है आपको, पंचशील के बारे में पढ़ना है, ठीक है भाई। चलो आगे, इसका सही आंसर होगा भाई डी। भाई आ जाओ। मेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 17th सेंचुरी भाई। मेज, मेज किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई भाई इंडिया में? मेज, मेज किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया भाई इंडिया में, बताइए। हाँ, अब देखो, तो मैंने पढ़ाया था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का, तो मैंने बताया था पुर्तगाल और इटली, पुर्तगाल और इटली के द्वारा इंडिया में मेज लाया गया था भाई, मेज, है ना। और मैंने कहा था इन्हीं के द्वारा भारत में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई थी भाई, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस भी इन्हीं के द्वारा इंडिया में लगाई गई थी। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है भारत में जो है इन्हीं के द्वारा लगाई गई थी भाई, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन्हीं के द्वारा इंडिया में लगाई गई थी। पहली प्रिंटिंग प्रेस दुनिया में कहां लगी थी भाई? तो जर्मनी में भाई। कहां पर? जर्मनी, गुटेनबर्ग जर्मनी भाई। कहां लगी थी फर्स्ट दुनिया में? गुटेनबर्ग जर्मनी, है ना। और ये क्वेश्चन भी एनडीए में आया हुआ है आपका। चलो, तो कौन लेकर आया मेज इंडिया में भाई? पुर्तगाल और इटली भाई। चलो आ जाओ, सोचना कितने सही हो रहे हैं तुम्हारे, है ना भाई, देखना है कितने सही हो रहे हैं तुमसे। 62 मैच लिस्ट फर्स्ट with list second and selected the answer using the code given below the list। 5th 5-year plan, 7th 9th 11th सारे 5-year प्लान हमने कंप्लीट कराए हैं भाई, 5-year प्लान मैंने आपको पढ़ाए हैं। चलो बता दो अब जल्दी से, 5th 5-year प्लान का क्या उद्देश्य था भाई? 5th 5-year प्लान की अगर मैं बात करूं तो क्या उद्देश्य था 5th 5-year प्लान का भाई? तो देखो, 5th 5-year प्लान की अगर हम बात करें भाई, क्या उद्देश्य रहा होगा? तो देखो, 5th 5-year प्लान इंदिरा गांधी सरकार लेकर आई थी। इन्होंने कहा था गरीबी हटाओ, नहीं गरीबों को ही हटाओ भाई, है ना। गरीबी हटाओ किसका नारा था भाई? 5th 5-year प्लान में गरीबी हटाओ की बात की गई आपकी भाई, है ना। और इसी में जो है पॉपुलेशन कंट्रोल की भी बात की गई थी, है ना भाई। किसकी बात की गई थी आपकी? पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर भी चर्चा की गई। 7th 5-year प्लान की अगर हम बात करें तो बात की गई फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी के ऊपर। किसके ऊपर? फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी के ऊपर। 9th 5-year प्लान में ग्रोथ की बात की गई, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी 9th 5-year प्लान में रखा गया भाई। 11th 5-year में आपका टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ भाई, अब जो है तेजी के साथ ग्रोथ होनी चाहिए। तो इसका आंसर होना चाहिए भाई 2 3 4 1। क्या होना चाहिए? 2 3 4 1 होगा कोई ना कोई ऑप्शन भाई आपका 2 3 4 1। बी ऑप्शन है भाई। क्या है? 2 3 4 1 में क्या है आपका? बी, 2 3 4 1, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, चलो भाई बता दो। श्रीमंत शंकरदेव। अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में जाना टाइम नहीं लेना है। अगर आपको पता है तो करना है, नहीं पता है तो बिल्कुल नहीं करना है भाई। ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने ही है, नहीं बनेंगे आपसे, है ना। 63 की अगर हम बात करें तो इन द लेट 15th सेंचुरी शंकरदेवा इमर्ज्ड एज वन ऑफ द लीडिंग प्रोपोनेंट्स ऑफ वैष्णविज्म इन असम। ठीक है भाई। ही वॉज द फाउंडर ऑफ गौड़ीय वैष्णविज्म। His teaching are known as Bhagavati Dharma. He encouraged the establishment of सत्र and नामघर। तो अगर हम बात करें भाई, आपको समझ आ रही होंगी चीजें, तो किस तरह से ये क्वेश्चन है अब बताओ। इसके बारे में बुक्स में हम पढ़ेंगे क्या भाई? अगर हम बात करें इसके बारे में आप बुक्स में पढ़ोगे क्या? तो भाई मुझे बताओ,
मिलेगा ये क्वेश्चन आपको बुक्स में, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो हम देखेंगे हाँ ये भाई वैष्णविज्म थे और असम से ही थे, ठीक है। कैसे थे? वैष्णविज्म थे और असम से ही रिलेटेड थे, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। शंकरदेवा है ना, लेकिन गौड़ीय वैष्णविज्म के फाउंडर तो बेटा आप सभी को पता है, गौड़ीय वैष्णविज्म के फाउंडर ये नहीं है। गौड़ीय वैष्णविज्म के फाउंडर जो है बहुत बड़े जो है संत जो हुए आपके वो है भाई, ठीक है। ये नहीं है, इनके द्वारा गौड़ीय वैष्णविज्म को फाउंड नहीं किया गया है ना, लेकिन इनकी टीचिंग जो है भगवती धर्म ही कहलाई आपकी, और इन्होंने जो है 17 और नाम घर भी बनाए भाई, है ना। तो इसका जो है आंसर होना चाहिए भाई आपका क्या भाई, 1, 3, 4 ओनली। क्या होना चाहिए? 1, 3 एंड 4 ओनली। क्या होना चाहिए इसका आंसर भाई? 1, 3 एंड 4 ओनली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1, 3 एंड 4 ओनली। अच्छा, गौड़ीय वैष्णविज्म किसने फाउंड किया? अच्छा अच्छा, चैतन्य महाप्रभु ने। किसने भाई? चैतन्य महाप्रभु ने, है ना। चलो, किसने किया भाई? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा गौड़ीय वैष्णविज्म फाउंड किया गया, ठीक है भाई। आ जाओ। At which one among the following places did the British East India Company found its factory in the year 1611 में? तो आप सभी को पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑफिशियल रूप से तो अपनी फैक्ट्री भाई जो है 1613 में लगाई थी। कब लगाई थी भाई? 1613 में, सूरत में। लेकिन अनऑफिशियल तरीके से, ये किसी को मानने वाले तो थे नहीं भाई ब्रिटिशर्स, तो इन्होंने अनऑफिशियल तरीके से अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगा ली थी। कहां लगा ली थी? 1611 में मसूलीपट्टनम में लगा ली थी। ये फैक्ट्री इन्होंने जहांगीर की परमिशन से लगाई थी भाई 1613 में सूरत में, है ना भाई। किसकी परमिशन से? जहांगीर की परमिशन से। और इनकी अनऑफिशियल रूप से पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई गई थी भाई। चलो, chronologically arrange the following political events related to Indian national movement beginning from the earliest। चलो भाई, सबसे पहले बिगिनिंग फ्रॉम द, क्या कह रहा है? बिगिनिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट, जो सबसे पहले हुआ उसको अरेंज करना है भाई आपको। कर दोगे आप तो मुझे लग रहा है भाई। बिगिनिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट, जो सबसे पहले हुआ उसे आपको अरेंज करना है भाई। करके बताओ कौन कर सकता है भाई? कौन करेगा भाई? अगर हम बात करें भाई तो देखो, अगर लखनऊ पैक्ट देखा जाए तो लखनऊ पैक्ट आपका कब हुआ बेटा? 1916 में। कब हुआ लखनऊ पैक्ट आपका? 1916 में। सबसे पहले आपका लखनऊ पैक्ट हो रहा है 1916 में। देखो भाई यहां पर अब ऑप्शन समझो, 1, 2, 3, तीनों ही डिलीट हो गए हैं भाई। लखनऊ पैक्ट आपका सबसे पहले हो रहा है 1916 में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी भाई तो ये 1923 में हुई, ठीक है। कम्युनल अवार्ड आया भाई आपका, अगर हम बात करें ये आया आपका 1931 के बाद, तो 1932 में, है ना। इसी के द्वारा तो ये कहा गया था कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम दे दिया जाएगा एससी को, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम दे दिया जाएगा एससी को भाई, है ना। एससी को जो है मतलब शेड्यूल कास्ट को सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। कम्युनल अवार्ड में ही कहा गया भाई, घोषणा हुई। लेकिन गांधी जी ने इसके बाद आमरण अनशन शुरू किया। गांधी जी भाई जेल में जो है बैठ गए, लेकिन बाद में फिर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मना कर दी, बोला हमें रिजर्वेशन काफी है, कोई जरूरी नहीं। फिर उसके बाद आपकी शिमला कॉन्फ्रेंस हुई भाई। क्या हुई? शिमला कॉन्फ्रेंस। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको सिर्फ ये पता है कि लखनऊ पैक्ट सबसे पहले हुआ तो आंसर आपका डायरेक्ट बन जाता भाई, ठीक है। तो 3124 लखनऊ पैक्ट आपका सबसे पहले हुआ है भाई। चलो आगे चलते हैं। Which among the following acts provide for the establishment of a Supreme Court of Justice at Calcutta? तो भाई हमने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है कि जो है कौन सा एक्ट आया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके द्वारा कहा गया था कि 3 सुप्रीम कोर्ट खोले जाएंगे। कहां कहां? मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता भाई, और कोलकाता भाई, मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता। 1813
1 लाख रुपीस खर्च करने की बात की गई भाई, शिक्षा पर, एजुकेशन पर 1 लाख रुपए का खर्च किया जाएगा। समझ आई है? चलो भाई। Who among the following has introduced a resolution in 1882 which is also called the Magna Carta of Local Self Government in India? तो भाई मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भारत में एक ही व्यक्ति कर सकता है जो भारतीयों के हित के बारे में सोचता था। कौन? लॉर्ड रिपन साहब भाई। लॉर्ड रिपन के अलावा कोई भी ऐसा गवर्नर जनरल मेरी नजर में इंडिया नहीं आया जिसने भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखी हो या भारतीयों के लिए कुछ अच्छा किया हो। तो भाई लॉर्ड रिपन साहब। कौन? आपके लॉर्ड रिपन साहब। चलो, which one of the following terms is associated with the practice of सूफिज्म? सूफिज्म से रिलेटेड कौन सा टर्म्स है भाई? कौन सा टर्म जो है आपका सूफिज्म से रिलेटेड है भाई? बताओ भाई। सूफिज्म, सूफी संत जितने थे भाई आपके, कौन सा टर्म जो है सूफिज्म से रिलेटेड है भाई? क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद द प्रैक्टिस ऑफ सूफिज्म? तो भाई हमें पता है जिजिया तो टैक्स है ना, और ये जो है रिलीजियस लॉ है भाई आपका इजमा। इजमा जिजिया टैक्स है भाई, नॉन मुस्लिम टैक्स है आपका जिजिया भाई। जिजिया टैक्स है ना, नॉन मुस्लिम पर लगाने वाला टैक्स है भाई ये। इजमा आपका जो है भाई रिलीजियस लॉ है आपका, रिलीजियस लॉ है, मुसलमानों का एक कानून है भाई इजमा, है ना। मुकद्दम की अगर हम बात करें भाई, है ना, ये जो है टाइटल है भाई अरेबिक भाषा से संबंधित है हमारे सूफी। मुरीद हो जाना, किसी के फॉलोअर बन जाना, और ऐसा फॉलोअर के उसके अलावा कुछ भी समझ ही ना आए भाई, है ना, सब कुछ भूल जाना उस एक व्यक्ति के चक्कर में या उस जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं। मुरीद क्या भाई? मुरीद इसका सही आंसर है भाई। क्या है? सूफिज्म में सबसे रिलेटेड आंसर है इसका मुरीद। चलो आगे बात करते हैं भाई। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स, क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स: कंसेंट ऑफ द गवर्न, पॉलिटिकल इक्वलिटी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रूल टू द रूलर। फीचर्स Which of the following above features outline democratic rule भाई? तो डेमोक्रेटिक रूल की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें हमें डेमोक्रेटिक रूल में दिखाई देती है? पॉलिटिकल इक्वलिटी होती है ना भाई, होती है ना। सेकंड, तो देखो भाई पॉलिटिकल इक्वलिटी होती है, तो अब ये बताओ सेकंड वाला इसमें से किस में नहीं है भाई? अब देखो सेकंड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना। पॉलिटिकल इक्वलिटी होती है। कंसेंट ऑफ द गवर्न होता है भाई, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रूल्ड टू द रूलर, है ना भाई, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रूल टू द रूलर। ये सभी आपके किसके फीचर्स हैं भाई? बेसिकली अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो ये आपके सारे के सारे किसके फीचर्स हैं भाई? आपके डेमोक्रेसी से, है ना। अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था भाई, क्या कहा था अब्राहम लिंकन साहब ने भाई? अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था कि जो है पीपल बाय द रूल फॉर द रूल, लेकिन क्या अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रूल्ड टू द रूलर? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, है ना। पॉलिटिकल इक्वलिटी होना चाहिए, कंसेंट ऑफ द गवर्नड होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर सही है ना, ये नहीं है। जिसमें थर्ड है वो बिल्कुल भी नहीं है। चलो आ जाओ भाई। प्लेसिंग द अर्लीस्ट, First, arrange the following countries in the chronological order in which they granted universal adult franchise. तो किस किस को पता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज सबसे पहले कहां आई थी भाई? हालांकि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे क्योंकि इतना डीप में कोई नहीं पढ़ता, तो लेकिन सबसे पहले तो श्रीलंका में आई थी, ये तो मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है भाई कि सबसे पहले यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आपकी कहां आई थी। तो कल आपकी जो है श्रीलंका में सबसे पहले यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज देखने को मिली है। और ये क्वेश्चन आपने 9th की बुक में पढ़ा होगा या 8th में पढ़ा होगा भाई,
9th या 8th की जो एनसीईआरटी है उसमें आप देखने को मिलेंगी ये आपको, है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें, सॉरी श्रीलंका नहीं, श्रीलंका में 1931 में आई है ना, ये सेकंड पे आई है ना, और ये 1920 में आ गई थी। यूएसए में 1920 में, थोड़ी सी कंफ्यूजन है ना। श्रीलंका में बाद में आई है, पहले यूएसए में आई है 1920 में, फिर जापान में, फिर इंडिया में भाई। और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेस अगर हम देखें 1920 में यूएसए में अपनाई गई, 1931 में आपकी श्रीलंका में अपनाई गई। कहाँ अपनाई गई भाई? श्रीलंका में। फिर कहाँ अपनाई गई? आपकी जापान में भाई। कहाँ? जापान में। फिर आपकी कहाँ अपनाई गई है भाई? फिर इंडिया में अपनाई गई है। तो बस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर ऑप्शन है क्या भाई? देखो भाई देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर है। चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ जाओ। Which one of the following statement is not correct? तो ये अपना क्वेश्चन है नहीं भाई, साइंस का है, साइंस वाले सर आपको कराएंगे, है ना। ये भी अपना क्वेश्चन नहीं है, है ना। ये तो आप साइंस वाले सर से करना ये क्वेश्चन, मेरे को साइंस नहीं आती है। चलो ये क्वेश्चन तो हमारा है, लेकिन आ जाओ, ये तो आप बता ही दोगे भाई। कंसीडर द फॉलोइंग लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। विच वन ऑफ द अबव लाइन इज आर अ ग्रेट सर्कल? भाई कौन सी लाइन जो है ग्रेट सर्कल है? तो देखो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो है नहीं ग्रेट सर्कल, आपको बहुत अच्छे से पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ग्रेट सर्कल नहीं, ग्रेट सर्कल होता है इक्वेटर। लेकिन भाई प्राइम मेरिडियन भी आपकी ग्रेट सर्कल होती है, क्योंकि वो दो लाइनों को मिलाकर बनती है, 0 और 180 डिग्री को मिलाकर, इसीलिए वो भी आपका ग्रेट सर्कल बनाएगी। तो क्या होगा इसका आंसर? 1 एंड 3 ओनली। क्या होगा भाई? 1 एंड 3 ओनली। क्या होगा? 1 एंड 3 ओनली। ठीक है, चलो चलो भाई ये बताओ आप लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में बताना है भाई, डिसेंडिंग में नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में, ऑफ द गिवन मिनरल्स इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंस इन द अर्थ, है ना। तो भाई असेंडिंग ऑर्डर सबसे कम मिलेगा, असेंडिंग बताना है। असेंडिंग मतलब क्या होता है? पहले कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा। तो सबसे पहले ऑर्डर की बात करें, माइका, एम्फीबोलाइट, पायरोक्सिन, है ना। ये बिल्कुल नहीं मिलती भाई, ये मिलता है, ये उससे कम मिलता है। 213 सी इसका राइट आंसर होगा, माइका, एम्फीबोलाइट, पायरोक्सिन। मैकेनिकल वेदरिंग भाई, तो मैकेनिकल वेदरिंग की बेटा मैं अगर बात करूं तो मैकेनिकल वेदरिंग तो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एक्सपेंशन फोर्स के कारण भी हो सकती है, फोर्स ड्यू टू वाटर प्रेशर, फोर्स ड्यू टू वाटर प्रेशर भी हो सकती है। तीनों फोर्सेस के कारण हो सकती है मैकेनिकल वेदरिंग, आपकी तीनों के कारण हो सकती है बेटा। आप अगर देखेंगे, मैंने पढ़ाया है मैकेनिकल वेदरिंग के बारे में, तो ये तीनों से हो सकती है आपकी, तीनों से हो सकती है आपकी मैकेनिकल वेदरिंग, है ना। ग्रेविटेशन फोर्स से भी हो सकती है, एक्सपेंशन फोर्स से भी हो सकती है, और आपकी फोर्स ड्यू टू वाटर प्रेशर, ये तीनों से हो सकती है, है ना। इन क्वेश्चंस में आपसे टाइम नहीं लगना चाहिए। आ जाओ, करंट, करंट का क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है, और मैं कहता हूं करंट पढ़ के जाना भाई। अलास्का करंट तो हॉट है, पढ़ाई है मैंने आपको। अलास्का भले ही ऊपर चलती है, लेकिन फिर भी हॉट करंट है भाई आपके, है ना। वो कह रहा है इज आर कोल्ड करंट, है ना। नॉर्थ और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये भी कैसी होती है भाई? ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में चलती है, तो वो कैसी होती है? कोल्ड होती है आपकी भाई, है ना, ये कोल्ड होती है। लेकिन नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट सबसे लंबी चलने वाली हॉट करंट है, आप सभी को पता है, सबसे दूर ज्यादा दूरी तय करने वाली हॉट करंट है ये आपकी। तो ये भी हॉट है, ये भी हॉट है। ओनली वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आपकी कोल्ड करंट है, थर्ड ओनली, ये अकेली ही आपकी कोल्ड करंट है, बाकी सब आपकी हॉट करंट है भाई। ठीक है, चलो भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड विल एक्सपीरियंस? तो भाई आपको पता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर सोलिस्टिस 21 जून को होता है,
मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पर लाइट पड़ रही है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर तक उसका प्रभाव होगा। इधर अगर हम बात करें 66.5 तक होगा। सबसे कम प्रभाव उसका जो है कहां होगा भाई, इधर आपका 23.5 डिग्री साउथ पर है ना, साउथ लैटिट्यूड पर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर भाई। कहां पर? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल दो क्वेश्चन आए हैं आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे। इससे पहले भी पढ़ा था हमने, वो भी सिंपल था, ये भी सिंपल है भाई। आ जाओ। Which one of the following statement with reference to Coriolis forces are correct? Coriolis force के बारे में बताना है भाई। किसके बारे में बताना है? Coriolis forces के बारे में भाई। चलो देखो, Coriolis force act perpendicular to the pressure gradient force भाई। तो हमें पता है प्रेशर ग्रेडियंट ये होती है और Coriolis force ऐसे लगता है परपेंडिकुलर। बिल्कुल सही। एट द इक्वेटर द Coriolis force is 0 and the wind blow perpendicular to the isobars। बिल्कुल भाई, दोनों बातें ही सही हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड भाई है ना। परपेंडिकुलर लगता है प्रेशर ग्रेडियंट के और जो है विंड ब्लो करती है आपकी परपेंडिकुलर टू द आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है ना, तो आइसोबार क्या होता है, तो सेम प्रेशर प्लेसेस की जो लाइन होती है, सेम प्रेशर प्लेसेस को मिलाने वाली जो लाइन होती है भाई, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। ठीक है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इसका सही आंसर है। चलो ओहो, बताइए। Which one of the following statement with reference to sleet is are correct? Sleet, hail, हाँ, sleet is frozen raindrops and frozen melted snow water। बिल्कुल सही बात है भाई। It occurs when a layer of air with the temperature below freezing point overlays a warm layer near the ground surface। बिल्कुल सही, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। इसका भी आंसर भाई बोथ फर्स्ट एंड सेकंड होगा। हेल स्लीट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कोपेंस क्लाइमेट, मैंने बार बार बोलता हूं आपसे कि कोपेंस क्लाइमेट्स का क्वेश्चन एनडीए में आता है भाई, इसको छोड़ना नहीं है। इसीलिए तो पेपर सॉल्व करा रहा हूं। क्या आपको छोड़ना? बिल्कुल नहीं है, वही तो बताना है। कोपेंस क्लाइमेट को आपको नहीं छोड़ना है, मैंने पढ़ाया है, बार बार पढ़ाया भाई है ना। तो वो इज नॉट अ एक्सपीरियंस इन विच वन अमंग द फॉलोइंग रीजन। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भाई, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज नॉट एक्सपीरियंस इन विच वन अमंग द फॉलोइंग रीजन। तो साउथ अर्जेंटीना में ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल कहां से आ गया भाई? ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल तो आपका कहां से कहां देखने को मिलेगा बेटा? तो आपको 23.5 से जनरली 55 के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और साउथ अर्जेंटीना बहुत नीचे है, तो डी इसका सही आंसर है भाई। बाकी तो आपके सब ऊपर आते हैं। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट, इज लोकेटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट भाई। महेंद्रगिरी कहां देखने को मिलेगी भाई आपको? महेंद्रगिरी, तो महेंद्रगिरी आप बता दोगे भाई आराम से, कहां की है? उड़ीसा या तेलंगाना भाई? कहां पर है महेंद्रगिरी? हाँ, गजपति डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। कहां मिलेगी भाई? गजपति डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, ये आपका गजपति डिस्ट्रिक्ट में है महेंद्रगिरी भाई। आपकी सबसे ऊंची चोटी है उड़ीसा में। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है ये महेंद्रगिरी, गजपति में मिलेगी आपको। ये क्वेश्चन भाई बहुत टफ आया उस समय मेरे को, जब मैंने पहली बार फर्स्ट टाइम पेपर देखा था तो मेरे को लगा ऐसा क्वेश्चन बच्चे से नहीं पूछना चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन है ना इसमें जो 16 दिए हैं ना भाई, पलानी के बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ना, पलानी के बारे में आपने, पलानी फॉरेस्ट के बारे में आपने नहीं सुना होगा भाई। सुना है किसी ने पलानी फॉरेस्ट के बारे में भाई? हाँ, तो पलानी फॉरेस्ट आपके तमिलनाडु में है, नीलगिरी भी तमिलनाडु में है, अन्नामलाई भी आपके तमिलनाडु केरल में है। ये तीनों फॉरेस्ट आपके प्लानी में है ना। और ये तीनों फॉरेस्ट भाई आपके टेम्परेट फॉरेस्ट में आते हैं। किसमें आते हैं? टेम्परेट फॉरेस्ट में आते हैं, है ना। लेकिन प्लानी के बारे में मैंने पढ़ाया भी नहीं था
और आपने सुना भी नहीं था, लेकिन अभी तो आप पढ़ा चुके हैं अपन। अन्नामलाई, नीलगिरी एंड प्लानी, ये तीनों फॉरेस्ट को सोलास कहा जाता है। साउथ इंडिया में क्या कहा जाता है बेटा? सोलास। जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं उनको इंडिया में क्या कहा जाता है? सोलास कहा जाता है। ठीक है, पढ़ना है आपको। चलो, एनुअल रिपोर्ट 2000 मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट इंडिया, फॉलोइंग स्टेट्स आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। तो भाई कॉपर तो आपको पता है एमपी और राजस्थान में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कॉपर माइंस एमपी में सबसे बड़ी है मलाजखंड, बालाघाट भाई, और राजस्थान में इसके बहुत बड़े जो है क्या है भाई, तो अगर हम देखें राजस्थान में बहुत अधिक मात्रा में इसमें क्या मिलते हैं हमें, माइंस हैं इसकी, है ना। आगे चले, नोएडा गुजरात ऑयल फील्ड लोकेटेड भाई, गुजरात अंकलेश्वर है, मूरन है क्या, महसाना है क्या, कौसाम्बी। कौसाम्बी कहाँ पड़ती है? सुना है आपने कौसाम्बी? उत्तर प्रदेश में आती है भाई कौसाम्बी। तो कौसाम्बी कहाँ आती है आपकी? उत्तर प्रदेश में। तो भाई ये कहाँ होना चाहिए? कौसाम्बा। या कौसाम्बा गुजरात में होना चाहिए भाई? कौशाम्बी गुजरात में होगी भाई, है ना। महसाना गुजरात में है, अंकलेश्वर गुजरात में, लेकिन मूरन, मूरन तो नाम ही अलग है थोड़ा सा भाई। ये कहाँ है आपकी? असम में है। मूरन ऑयल फील्ड कहाँ है? असम में है। ठीक है, तो ऑयल फील्ड पर क्वेश्चन आता है, मतलब आपको ऑयल, पेट्रोलियम और न्यूक्लियस जो इंस्टीट्यूट है इंडिया के, इनके बारे में पढ़ना है भाई, है ना। ये मैं आपको बता दूंगा, एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा, तीनों में से देख लेना आप। ऑयल, पेट्रोलियम और न्यूक्लियर के बारे में आपको पढ़ना है भाई। आ जाओ, छठवीं क्लास का क्वेश्चन है भाई, सिक्स्थ की एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि कल्चरेबल वेस्टलैंड वो वेस्टलैंड होते हैं जो 5 साल से लेफ्ट फैलो है, मतलब अनकल्टिवेटेड है, 5 साल से जिन पर कोई खेती नहीं की गई है, जिन्हें 5 साल से कोई भी कल्टीवेशन नहीं किया गया है, उनको हम बोलते हैं वेस्टलैंड, है ना, कल्चरेबल वेस्टलैंड। 5 ईयर, कितना होगा इसका आंसर भाई? 5 ईयर। Which one of among the following is not included in the National Food Security Mission भाई? तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में हम कॉफी का क्या करेंगे भाई? कॉफी हमारे यहाँ का नहीं है। कॉटन, जूट, शुगर केन, ये तीनों हमारे नेशनल फूड प्रोग्राम में शामिल है, लेकिन कॉफी हमारे यहाँ शामिल नहीं है। कुछ बातें हैं स्टील प्लांट के बारे में। इट वॉज सेटअप इन 1964 विथ रशियन कोलिब्रेशन। इट रिसीव आयरन एंड फ्रॉम द राउरकेला रीजन से आयरन मिलता है। वाटर हाइडल पावर दामोदर वैली से मिलती है भाई। तो कौन सा स्टील प्लांट होना चाहिए? ये अब देखो राउरकेला रीजन लिखा है तो आपके दिमाग में जा रहा होगा राउरकेला स्टील प्लांट होना चाहिए, लेकिन क्या राउरकेला स्टील प्लांट वो आपको आसानी से इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा? सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, इतना सिंपल क्वेश्चन वो आपसे नहीं करेगा। और ऑप्शन भी देगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या करना है, थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हालांकि ये बना उस समय किसी से नहीं होगा भाई, है ना, ये क्वेश्चन उस समय किसी से नहीं बना होगा, लेकिन हम करेंगे, इसको कराएंगे आपको, है ना। तो ये कौन सा स्टील प्लांट के बारे में बात कर रहा है भाई? तो बोकारो। कौन सा स्टील प्लांट है भाई? बोकारो, है ना। 1965 में सेटअप किया गया। अब आपका ये टास्क है, मैं दे रहा हूं आपको, इन चारों प्लांट के बारे में आप पता कीजिए, है ना। इन चारों प्लांट पर आप क्वेश्चन बनाइए भाई। भिलाई, बोकारो, रावलकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट। और मेरा भी वादा है, मैं इन चारों पर आपको रील बना के दूंगा, है ना। इन चारों पर रील बनेगी अब, ठीक है भाई। रील बनाएंगे हम चारों पर और चारों की जानकारी देंगे आपको, भिलाई, बोकारो, रावलकेला और दुर्गापुर। इसका आंसर है बोकारो स्टील प्लांट। An offshore terminal in Vadinar has been developed to reduce pressure from which of the following major ports? तो बदिनार जो है आपका भाई गुजरात में है, कांडला पोर्ट का जो है कम करने के लिए, इसको दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कहा जाता है। और ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है, इंडिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट यही होता है भाई, कांडला पोर्ट में, ठीक है।
As per the state India State Forest Report 2021, which one of the following Himalayan state has the highest percentage of its geographical area under forest? सबसे ज्यादा किसका जो है भाई फॉरेस्ट का जो है, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, किस स्टेट की बात कर रहे हैं भाई? किस स्टेट में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे भाई? अकॉर्डिंग टू 2021 कह रहा है, क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू 2021 भाई। तो अगर हम बात करें तो देखो, क्या सिक्किम में है? तो हैं भाई, बहुत है। उत्तराखंड में भी बहुत है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है इतने, अरुणाचल, लेकिन सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश भाई, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट वाला एरिया आपका अरुणाचल प्रदेश में है अकॉर्डिंग टू 2021। आ जाओ। Which one of the following statement with reference to L wave or long wave generated by an earthquake, they follow the earth circumference, they travel to more or less at constant rate? बताओ भाई बताओ। एल वेव और लॉन्ग वेव, तो हमें पता है तीन वेव निकलती हैं, PSL। लब वेव्स या लॉन्ग वेव्स कहते हैं हम इनको भाई, क्या कहते हैं? लब वेव्स या लॉन्ग वेव कहते हैं। ये सरफेस पर चलती हैं भाई। कहां चलती हैं? सरफेस पर चलती हैं। तो वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एल वेव और लॉन्ग वेव जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक इज आर करेक्ट। अब इनके बारे में कौन कौन सी बातें करेक्ट है भाई, तो वो पूछ रहा है वो आपसे। तो कौन कौन सी बातें करेक्ट है भाई? बताओ, पढ़ो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो क्या ये अर्थ सर्कमस्टेंसेस से निकलती हैं भाई? हाँ, तो बिल्कुल सही बात है भाई। जब अर्थ का सर्कमफेरेंस, टू फॉलो द अर्थ सर्कमफेरेंस, मतलब सरफेस वेव से, तो अर्थ सर्कमफेरेंस पर ही मिलेंगे। ठीक है। दे ट्रेवल एट मोर और लेस एट कांस्टेंट रेट। भाई क्या ये तेज चलती है, कम चलती हैं और कांस्टेंट रेट से चलती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है ना भाई, एक ही स्पीड से चलती है भाई। तो फर्स्ट ओनली ए आएगा इसका, वन ओनली। क्या होगा इसका? वन ओनली भाई। Which one of the following is formed when volcanic ash is carried by running water and is deposited as sedimentary layer? Which one of the following is formed when volcanic ash is carried by running water and is deposited as sedimentary layer? बताओ भाई। बेसाल्ट, लेपिली, स्लेट, टफ। पढ़ा है? इसमें से किस किस के बारे में आप लोगों को पता है? बताओ, किस किस के बारे में आप जानते हैं भाई? बेसाल्ट के बारे में आप जानते हैं? बेसाल्ट किसका काम है भाई? इग्नियस रॉक्स को हम बेसाल्ट रॉक्स बोलते हैं आपका भाई। इग्नियस रॉक्स को क्या बोलते हैं? बेसाल्ट भाई, है ना। दूसरा, वॉल्केनिक एश से आपका बनता है भाई टफ, है ना। वॉल्केनिक एश जब ठंडी होती है तो उससे बनता है आपका टफ, और ये सेडिमेंट्री लेयर होती है, सेडिमेंट्री का टाइप होता है टफ। इसका सही आंसर होना चाहिए भाई टफ। आपका क्या होना चाहिए? टफ। Condensation of water vapor into the water is influenced by which of the following factors? Volume of air, humidity, temperature। ठीक है, फ्लैग द तीनों ही होने चाहिए भाई, तीनों होने चाहिए, तीनों होने चाहिए। साइंस। साइंस। चलो भाई आ जाओ इधर। Which dance of India has been inscribed into UNESCO representation list of हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी भाई, है ना। तो अभी हाल ही में भारत में एक डांस को जो है सबसे बड़े उस पर रखा गया है, यूनेस्को ने जो है उसको अपनी लिस्ट में शामिल किया है। तो वो कौन सा डांस है भाई? कथकली, गरबा, भांगड़ा, किसको शामिल किया गया है भाई? तो अभी हम बात करें गरबा जो है उसको हाल ही में जो है यूनेस्को ने हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया है, क्योंकि आपका ओडिसी और कथकली पहले से ही शामिल है। गरबा को अभी हाल ही में कल्चरल जो है इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में रखा गया है भाई। Which ministry has initiated the धारा
है ना। IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, भाई ये जो है आपका करंट का क्वेश्चन है, करंट हम नहीं करेंगे अभी क्योंकि ये अब पुराना हो गया, अब आने वाला है नहीं आपका, ठीक है। ये भी नहीं, अश्विनी भाई इसका कोई मतलब नहीं है, करंट के क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। नई करंट की क्लासेस आपको मिल जाएंगी भाई, है ना। हाँ ये एक क्वेश्चन जरूर है, ये जरूर पता होना चाहिए आपको भाई। क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इंडिया गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE जो है भाई, इसने हाल ही में अभी कावेरी GTX कावेरी के नाम से एक इंजन बनाया जो भाई तेजस में लगेगा। कहां लगेगा भाई? तेजस में। और ये आपका लाइट कॉम्बैक्ट LAC के लिए बनाया गया है, लाइट एयरक्राफ्ट कॉम्बैक्ट व्हीकल्स जो होते हैं उनके लिए कावेरी अभी इसने डिजाइन किया है GTRE ने। किसने भाई? GTRE। और ये DRDO की एक ब्रांच है जिसने जो अभी कावेरी इंजन बनाया है भाई। ये पूछ सकते हैं आपसे भाई, है ना। अगला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है नोबेल पीस प्राइज किसे मिला है भाई? अपने पूरे जीवन में उसने ह्यूमन राइट्स, एडवांस ऑफ डेमोक्रेसी, प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए काम किया है भाई आपका। तो किसको मिलना चाहिए भाई? वुडरो विल्सन, बराक ओबामा, जिमी कार्टर, एल गोर, इन चारों को ही मिले पीस नोबेल प्राइज। तो देन किसको अपने पूरे जीवन के लिए मिला है भाई? है ना, किसने पूरे लाइफ टाइम काम किया है जिसके लिए उसे मिला है भाई? तो भाई बताओ, चारों को मिले हैं मेरी नजर में तो। लेकिन अगर हम बात करें जिमी कार्टर जो थे आपके, इन्हें 2002 में जो है भाई प्रेसिडेंट थे ये, 2002 में इन्हें जो है नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने लाइफ टाइम ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया भाई। किसके लिए काम किया? आपका ह्यूमन राइट्स के लिए भाई। बहुत जरूरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब साइंस के क्वेश्चन है भाई आपके, सारे साइंस है। सब साइंस के क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो जय हिंद ऑल ऑफ यू। किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कैसे क्वेश्चन होंगे, बहुत सिंपल होता है पेपर, टफ नहीं होता है। हालांकि मैं और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा और जो टॉपिक्स इंपोर्टेंट है उन पर वीडियो बनाऊंगा। और हम मिलते हैं आपसे यूट्यूब पर, ठीक है भाई। चैनल के साथ लाइव क्लासेस भी लेके आऊंगा मैं 2-3, जिसमें देखेंगे कि ये टॉपिक्स तो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। आप मेरे साथ जुड़िएगा जरूर। नेक्स्ट क्लास में ये याद रखना, वो टॉपिक्स होंगे जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे 14 सितंबर को, ये मेरी गारंटी है। जय हिंद ऑल ऑफ यू। अभिलाषा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए भाई।